वेलकम माय डियर रॉकेट्स। कैसे हैं आप सभी। एक साइंटिस्ट को ऐसे रहस्य का पता चलता है जिससे इंसान हमेशा जवान रह सकते हैं। उसे पुराणों में लिखित बातों से ये पता चलता है कि ये शक्ति एक ड्रैगन के खून में है और वो ड्रैगन बाबाई नाम के एक जंगल में रहता है जो कि एक पहाड़ पर स्थित है। पर उस जंगल के अंदर जाकर ड्रैगन का पता लगाना उतना आसान नहीं है। वहाँ खतरनाक पेड़ है जो इंसानों को खाकर उन्हें अपनी शाखाएं बना लेते हैं। ऐसे पौधे हैं जो सांप की तरह परिवर्तित होकर हमला कर सकते हैं। और भी ऐसे कई खतरनाक जीव हैं। उस जंगल में जाकर आज तक कोई जिंदा नहीं लौटा। वहां ये साइंटिस्ट और उसकी टीम जाती है और किन मुसीबतों का सामना करती है, किस तरह के एडवेंचरस का एक्सपीरियंस करती है, आखिर उन्हें उस ड्रैगन का खून मिला या नहीं, ये सब बहुत ही इंटरेस्टिंग, थ्रिलिंग और मनमोहक विजुअल्स के साथ दिखाया गया है इस मूवी में जिसका नाम है ड्रैगन हंटिंग किंग। शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि आजकल मैं डबिंग क्लासेस ले रहा हूं। वहां पर हमारी जो डीप वॉइस एक्सरसाइज होती है उसकी प्रैक्टिस चल रही है, तो मैंने सोचा यहाँ पर भी थोड़ा उसी को यूज़ कर लेता हूँ, इसलिए आपको थोड़ा डीप या ड्रामेटिक लग सकता है। और अगर आप चैनल पर नए हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो मूवी की शुरुआत होती है केजीएफ मूवी के सीन की तरह, जहाँ कई लोग बड़े ड्रम्स बजा रहे होते हैं। बीच में अजहर नाम के एक आदमी को बांध कर रखा होता है। उसके सर के ठीक ऊपर एक घना मेटल बैल होता है। एक मांत्रिक अपना चेहरा ढककर पूजा करवा रहा होता है। अजहर की पत्नी जिया मांत्रिक से विनती करती है कि मेरे पति को छोड़ दो, पर मांत्रिक कहता है कि तुम्हारे पति के शरीर में ड्रैगन है और अगर उसकी ताकत बढ़ गई तो तुम्हारा पति जिंदा नहीं बच पाएगा। ये कहकर मांत्रिक अपना चेहरा दिखाता है। फिर वो कुछ मंत्र पढ़ता है जिससे अजहर का सर फटने लग जाता है। वो जोर से चिल्लाता है और तब वो बैल ठीक उसके ऊपर गिरता है। अजहर अंदर से बैल को पीटता है तो उसके हाथों के निशान बाहर दिखते हैं। मांत्रिक अजहर के अंदर के ड्रैगन को शांत करने के लिए बैल पर हाथ रखता है तो एक अलग ही दुनिया में चला जाता है। अब वो एक गुफा में होता है जहां पर एक बहुत बड़ा तालाब है। वो तालाब क्रॉस करके एक बहुत बड़े ड्रैगन के पास पहुंचता है जो सो रहा होता है। मांत्रिक अपने मंत्रों से उसे बांधने लगता है, लेकिन तब वो ड्रैगन उठ जाता है और मांत्रिक को देख डर के मारे यहाँ वहां उड़ने लगता है। मांत्रिक भी उस गुफा के पत्थरों की शक्ति को जुटाकर ड्रैगन को बांध देता है, लेकिन उसकी शक्ति और ज्यादा होती है और वो पत्थर की जंजीरों को तोड़कर बाहर निकलता है। इस तरह असली दुनिया में वो ड्रैगन लोहे का बैल तोड़कर बाहर निकल आता है। मांत्रिक और उसके आदमी दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। अब ड्रैगन जिया के एकदम पास जाकर उसे देखता है और फिर पानी में कूद जाता है। जिया अपने पति को देखकर रोने लग जाती है। एक फोटोग्राफर इसकी फोटो खींच लेता है। अब 10 दिन के बाद दिखाते हैं कि वो फोटो शायरा नाम की एक लड़की के हाथ में है और वो उस फोटोग्राफर से पूछती है कि इसमें ड्रैगन कहाँ है। वो भी कह देता है जब ड्रैगन आया तो मैंने डर के मारे उसकी फोटो नहीं ली, पर शायरा कहती है कि बको मत, ड्रैगन होता ही नहीं है तो तुम्हें दिखेगा कैसे। फोटोग्राफर बताता है कि वाह, कई हजार साल बाद अगर तोता विलुप्त हो गया तो लोग नहीं मानेंगे क्या कि इंसान की तरह बोलने वाला एक पक्षी भी रहता था जिसे तोता कहा जाता था। पर इसका ये तो मतलब नहीं होगा ना कि तोता कभी था ही नहीं। बिल्कुल उसी तरह अगर हमारे पूर्वजों ने पुराणों में लिखा है कि ड्रैगन्स थे तो जरूर होंगे। बकवास कर रही हो। प्रूफ के तौर पर वो शाहिरा को अजहर और जिया की एक एल्बम दिखाता है। इसमें देखो एक कपल है जो 20 साल से अपनी एनिवर्सरी पर मेरे स्टूडियो में हमेशा फोटो खिंचवाते हैं। वक्त के साथ साथ जिया बूढ़ी दिखने लगी, लेकिन अजहर वो 20 साल बाद भी वैसा का वैसा ही है। वो जरा भी बूढ़ा नहीं हुआ। मतलब उसके शरीर में वो ड्रैगन है जिसके खून से इंसान की जवानी बनी रहती है। और अब शाहिरा अजहर के घर जाती है तो वो एक सुअर से बात कर रहा होता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कैसे भी तुम्हें यहाँ से बाहर ले आऊंगा। शाहिरा पूछती है आप सुअर से बात क्यों कर रहे हैं। वो भी कह देता है कि अरे ये सुअर नहीं, मेरा दोस्त है। शायरा उसकी एक फोटो ले लेती है और अगले दिन हर न्यूज़पेपर में ये खबर छप जाती है कि यह आदमी 50 साल का है, लेकिन इसके शरीर में ड्रैगन होने से ये 20 साल का दिखता है। अगले सीन में नॉरिस नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाते हैं जिससे प्रेस रिपोर्टर्स पूछते हैं कि लोगों को यंग बनाने के लिए आप जिस मेडिसिन पर रिसर्च कर रहे थे उसका क्या हुआ। पर चुपचाप वो अपने ऑफिस चला जाता है। वहाँ वो और उसका असिस्टेंट एक सीक्रेट लिफ्ट में बेसमेंट जाते हैं। असिस्टेंट उसको एक रिपोर्ट दिखाकर बताता है कि नई मेडिसिन को हमने जिस सब्जेक्ट पर टेस्ट किया था उसका ये रिजल्ट निकला है। नॉरिस तुरंत उस सब्जेक्ट को देखने जाता है। दरअसल हमेशा यंग रखने वाली मेडिसिन को ये लोगों के ऊपर टेस्ट कर रहे हैं। पहले तो वो सच में यंग लगने लगा था, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद उस मेडिसिन के खतरनाक साइड इफेक्ट्स दिखने लगे। वो आदमी बिल्कुल ज़ॉम्बी जैसा बन गया। नॉरिस कहता है कि इसका डोज बढ़ा दो और टेस्टिंग के लिए कोई नया आदमी पकड़ कर लाओ। फिर वो बाहर आता है तो उसकी बेटी शाहिरा आती है। वो न्यूज़पेपर में छपा अपना आर्टिकल दिखाती है तो नॉरिस तो एकदम चौंक जाता है कि बिना किसी मेडिसिन के ये आदमी 20 साल से यंग कैसे हो गया। नॉरिस शाहिरा से उसका एड्रेस पूछ लेता है। दूसरी ओर एक और टीम को दिखाते हैं जो इस तरह की मेडिसिन के ऊपर रिसर्च कर रही है। उन्हें पता चलता है कि बाबाई जंगल में 600 साल पहले एक ड्रैगन रहता था और उसे पकड़ने के लिए उस वक्त के राजा ने अपना एक ग्रुप भेजा था।
उस ग्रुप को पता चला कि उस ड्रैगन के खून में इंसान को यंग बनाने की शक्ति है, पर उन लोगों ने राजा को ये बात नहीं बताई और अब ये लोग भी उस ड्रैगन को ढूंढना चाहते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमा पाए। उनका एक टीम मेंबर कहता है कि अगर ये बात हमारे प्रोफेसर मतोशी को पता चल गई तो। तभी ऐशी नाम का एक और मेंबर कहता है, अरे उससे पहले हम उस जंगल में पहुंच जाएंगे, टेंशन मत लो। ये कहकर वो निकल पड़ते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है नॉरिस और उसके असिस्टेंट पर, जो उस गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर अजहर और जिया रहते थे। पर वहां गांव वाले मिलकर अजहर को सूली पर चढ़ाने वाले होते हैं। वो जिया को कोसते हैं कि 20 साल पहले तुम इसे बाबाई जंगल से लेकर आई और इतने सालों में ये वैसा का वैसा ही है। ये इंसान नहीं है, शैतान है। इसके अंदर से ड्रैगन निकालने के लिए मांत्रिक आया था, लेकिन वो अभी डर कर भाग गया। इतना खतरनाक है ये, और अब हम इसको छोड़ेंगे नहीं। पर इतने में अजहर रस्सियां तोड़कर नीचे कूद जाता है और अकेला ही सबको पीट देता है। उसकी ताकत को देखकर सब डर जाते हैं। तब एक आदमी अजहर को शूट कर देता है। जिया उस आदमी पर चिल्लाती है कि वो कहता है कि मैंने उसे मारा नहीं, सिर्फ बेहोश किया है। दरअसल उसने बेहोशी का इंजेक्शन शूट किया था। जिया उसे अपने घर ले जाती है और बताती है कि 20 साल पहले उस बाबाई जंगल में नदी के किनारे ये मुझे मिला था। ये बेहोश पड़ा था तो मैं इसे बचाकर घर लाई, पर इसे कुछ याद नहीं था कि ये कौन है। 20 साल के बाद भी न जाने इसकी उम्र क्यों नहीं बढ़ रही है। शायद ये कोई बीमारी है। मुझे डर है कि लोग कहीं इसको मार न डालें। अब वो आदमी खुद को यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी का प्रोफेसर बताता है और कहता है कि मैं ऐसी अजीब बीमारियों पर रिसर्च कर रहा हूँ। सब अचानक अजहर एकदम इनोसेंटली बैठा होता है। वो उठकर प्रोफेसर के पास जाकर पूछता है कि तुम केनेथ हो ना। वो चौंक जाता है कि तुम्हें कैसे पता चला। तब अजहर उसका आईडी कार्ड दिखाता है कि ये नीचे पड़ा हुआ था, इसको देखकर ही पता चला मुझे। तब जाकर केनेथ रिलैक्स होता है और प्रॉमिस करता है कि अजहर को मैं जरूर ठीक कर सकता हूँ। वहाँ ऐशी की टीम बाबाई जंगल के रास्ते में एक जगह पर कैंपिंग करती है। एक लड़का कहता है कि अगर वो ड्रैगन हमें मिल गया तो क्यों ना हम उसको प्रोफेसर मोतिशी को बेच दें। इस पर ऐशी कहता है कि ये ड्रैगन चाइना का है और उसे तुम पैसों के लिए जापानीज को बेचना चाहते हो। इस बात पर दोनों के बीच हाथापाई हो जाती है, पर उनके टीममेट्स दोनों को शांत करते हैं। यह रात को अजहर अपने सुअर से बात कर रहा होता है और तभी नॉरिस की टीम वहां पर पहुंच जाती है। दरअसल प्रोफेसर केनेथ ही इन्हें यहाँ पर लेकर आया था। नॉरिस के आदमी जिया को पकड़ लेते हैं और अजहर को धमकाते हैं कि चुपचाप हमारे साथ चलो वरना तुम्हारी पत्नी को मार डालेंगे। अजहर बेचारा उनके साथ जाने को तैयार हो जाता है। अब नॉरिस की टीम उसको लेकर बाबाई जंगल की ओर निकल पड़ती है, पर रास्ते में एक गाड़ी खड़ी होती है तो केनेथ भी गाड़ी रोक देता है। आगे वाली गाड़ी में नॉरिस की बेटी शाहिरा बैठी होती है। नॉरिस पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। शायरा कहती है कि आपने तो मुझे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया था ना पापा, इसीलिए मैं अकेले आ गई हूँ। नॉरिस उसको गाड़ी में बैठने को कहता है। वहां अजहर को देखकर शायरा पूछती है कि तुम यहाँ कैसे आए। अजहर बताता है कि ये लोग मुझे जबरदस्ती लेकर आ गए हैं, कहते हैं कि मेरी पत्नी को मार डालेंगे। अब शायरा अपने पिता को डांटती है कि ये क्या चल रहा है पापा। नॉरिस कहता है कि ये तो सिर्फ हमें रास्ता दिखा रहा है बेटी। तब अजहर पूछता है कि अगर मैं आपको उस ड्रैगन की जगह दिखा दूं तो क्या आप मुझे छोड़ देंगे। यहाँ सीन कट होता है और ऐशी की टीम को दिखाते हैं जो बाबाई पहुंच चुकी है, पर यहाँ उनका कंपास हर दिशा में पॉइंट कर रहा होता है। लगता है यहाँ का मैग्नेटिक फील्ड बहुत अजीब है। लौटते वक्त रास्ता पहचानने के लिए वो पेड़ों पर चाकू से मार्क लगा देते हैं। कुछ देर के बाद नॉरिस की टीम वहां पर आती है और वो पेड़ों पर लगे मार्क्स को देखकर समझ जाते हैं कि यहाँ पहले से कोई आया है। वो उन मार्क्स को फॉलो करने लग जाते हैं, पर उनके पीछे कुछ रेंगता हुआ नजर आता है। ऐशी देखता है कि पेड़ों की जड़ें इन्हें जकड़ने वाली है। वो झट से उसको काटकर अपनी टीम को बचा लेता है और बताता है कि ये इंसान को खाने वाले पेड़ हैं, इनसे संभल कर रहना। ये जिन्हें खाते हैं वो इन पेड़ों की शाखा बन जाते हैं। पीछे आती हुई नॉरिस की टीम नोटिस करती है कि अजहर गायब है। वो उसे ढूंढने लग जाते हैं तो देखते हैं सिर्फ उसकी गन और शूज पड़े हुए हैं। अचानक ही एक पेड़ की जड़ दूसरे आदमी को पकड़ कर ले जाती है। अब ढेर सारी जड़ इनकी ओर बढ़ती है और ये लोग उन्हें शूट करने लग जाते हैं। एक जड़ नॉरिस की गर्दन को जकड़ लेती है, तभी उसका साथी जड़ को काट फेंकता है। शायरा बहुत डरी होती है। एक जड़ उसको पकड़ने आती है, लेकिन ऐन वक्त पर अजहर उसको बचाकर दूसरी ओर लेकर जाता है। किसी तरह ये लोग उस खतरनाक पेड़ के इलाके से दूर आ जाते हैं। शायरा के पैर में चोट भी लग गई होती है। फिर अजहर कुछ पत्ते तोड़कर उन्हें खूब चबाता है और फिर उसका पेस्ट शायरा के पैर पर लगाकर पट्टी बांधता है। दोनों वहां से निकलते हैं तो अजहर का पैर किसी पत्थर पर लगता है और वो गिर जाता है। उस पत्थर पर एक सुअर बना होता है। अब शायरा बताती है कि चाइनीज कल्चर में 12 रस्सियों को 12 एनिमल्स रिप्रेजेंट करते हैं और हर दिशा का एक एनिमल होता है, और अगर यहाँ सुअर का सिंबल है तो इसका मतलब हम नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, और उसके ठीक ऑपोजिट में होता है ड्रैगन का सिंबल जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होता है, तो मतलब ड्रैगन भी साउथ ईस्ट में होगा। ये अनुमान लगाकर वो उस दिशा में चलने लग जाते हैं। किसी तरह नॉरिस भी अपनी टीम के साथ वहां पहुंच जाता है, पर अजहर को देखते ही वो उसे पीटने लगता है कि तुम यहाँ क्यों भाग गए। शायरा उसे रोकती है कि इसने मेरी जान बचाई है, इसे छोड़ दीजिए। अब वो आगे बढ़ते हैं तो वहां पर एक बहुत बड़ा पेड़ होता है जिसके निचले हिस्से में एक बड़ी दीवार होती है। वहां कुछ सीढ़ियां नीचे की तरफ जाती है तो ये लोग उसमें उतरते हैं। दीवार पर हर जगह स्केलेटन्स होते हैं। नॉरिस सभी को वार्न करता है कि हमसे पहले कई लोग उस ड्रैगन की तलाश में यहाँ आ चुके हैं, ये उन्हीं के स्केलेटन्स होंगे, इसीलिए भूल कर भी दीवार पर हाथ मत रखना। एक जगह वो बहुत
बहुत ही बड़ी मूर्ति को देखते हैं। दरअसल 600 साल पहले भेजी हुई राजा की टीम का यही तो लीडर है। इसने राजा को उस ड्रैगन की शक्तियों के बारे में नहीं बताया था। ये मूर्ति भविष्य में यहाँ पर आने वालों के लिए एक चेतावनी के तौर पर रखी गई थी कि अगर कोई ड्रैगन को ढूंढने की जरूरत करेगा तो जिंदा नहीं लौटेगा। मूर्ति के पीछे कई तीर लगे होते हैं। केनेथ एक तीर को निकालता है तो सामने एक दरवाजा खुलता है। अब ये लोग उसके अंदर जाते हैं। इसी बीच ऐशी की टीम को दिखाते हैं जो उसी गुफा के किसी और भाग में होते हैं जहां उनको 5 अलग अलग रास्ते दिखते हैं। वो अलग अलग रास्तों से अंदर जाते हैं लेकिन हर रास्ता एक ही एंड पर जाकर रुकता है। वहां एक पत्थर पर होता है ड्रैगन सिंबल, पर उनकी टीम का एक मेंबर गायब हो जाता है। सब उसे ढूंढते हैं तो वो पुल पर खड़ा होता है जो ड्रैगन के सर की तरफ है, पर पुल टूटा होता है और नीचे बड़ी खाई। इसे पार करने का जरूर कोई रास्ता होगा। ये सोचकर ऐशे अपने 2 साथियों को उस ड्रैगन सिंबल वाले पत्थर के पास भेजता है ताकि वो उस पत्थर को घुमाएं, उससे शायद यहाँ का कोई रास्ता खुल जाए। 2 लोग उस पत्थर के पास जाते हैं और तीसरा मेंबर पत्थरों के बीच एक पौधे को देखकर बड़ा खुश होता है। वो उसे काटकर ऐशी के पास लेकर आता है और बताता है कि ये उडुम्बना पौधा है जिसमें ऐसी शक्ति है जो इंसान को बुढ़ापे से बचाती है। ये सुनकर वो सभी बड़े खुश होते हैं, पर वो कहता है कि इसे हम प्रोफेसर मोतिशी को बेचेंगे तो बहुत पैसा मिलेगा। ऐशी फिर गुस्सा हो जाता है कि ये चाइना का पौधा है, हमारा धन है, ये इसे सिर्फ हम अपने देश की भलाई के लिए यूज करेंगे, ना कि जापानीज प्रोफेसर को बेचेंगे। इस बात पर इनकी लड़ाई फिर शुरू हो जाती है। तो वो गुस्से में ऐशी को उस खाई में धकेल देता है, पर ऐशी की वाइफ उसे पकड़ लेती है, पर वो उसकी वाइफ का हाथ भी पत्थर से हटा देता है जिसकी वजह से दोनों खाई में गिर जाते हैं। इतने में जो पत्थर को घुमाने गए थे वो लौट आते हैं। एक आदमी जिसका नाम मुफेंग है वो डांटता है कि ये तूने क्या किया। वो मुफेंग को भी खाई में धकेल देता है। फिर वो अपनी टीम के आखिरी मेंबर से पूछता है कि तुम इस पौधे को बेचना चाहते हो या ऐशी के साथ इस तरह खाई में गिरना चाहते हो। वो भी डर के मारे कह देता है कि भाई तू जो चाहता है वही मैं चाहता हूँ, प्लीज मुझे खाई में मत धकेलना। अब दोनों वहां से बच निकलते हैं। यहाँ नॉरिस की टीम उस ड्रैगन पत्थर पर पहुंच जाती है। अजहर बताता है कि इसमें 12 रस्सियों के 12 एनिमल्स बने होते हैं। फिर वो उस पत्थर को घुमाता है तो उस खाई के अंदर से सीढ़ियां निकलती हैं। वो ऊपर चलकर नीचे उतरते हैं। फिर वो एक बड़े कुएं के अंदर पहुंचते हैं जो मौत का कुआं लगता है और ऊपर लोहे से बने एनिमल्स के सर नजर आते हैं। बीच में एक बड़ा पत्थर होता है जिसमें कुछ मंत्र लिखे होते हैं। शायरा एक दरवाजे के पास जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है। तभी अजहर चिल्लाता है कि उसे मत छुओ, पर इतने में वो दरवाजे पर हाथ रख चुकी थी। अचानक घनी आवाज आती है और वो जगह बिल्कुल हिलने लग जाती है। शायरा भागकर बाकियों के पास जाती है। तब एनिमल्स के सर से बना सर्कल होता है और वो बड़ा तेज घूमता है। ये लोग रियलाइज करते हैं कि ये बहुत तेज घूमने लगेगा तो बहुत तेज हवा चलेगी जो कि दीवारों की तरफ इनको धकेलेगी। सभी अपने आप उड़ने लग जाते हैं। अजहर बीच के पत्थर को कसकर पकड़ लेता है और एक हाथ से शायरा को पकड़ कर रखता है। वो चिल्लाता है कि उस लोहे के बंदर के मुंह में चैन है, उसको पकड़ो। एक आदमी रस्सी फेंककर उस चैन को पकड़कर खींचता है और तब जाकर उस सर्कल का घूमना होता है बंद और हवा भी रुक जाती है। तब वो दरवाजा अपने आप खुलता है जिस पर शायरा ने पहले हाथ रखा था। यहाँ ऐशी की टीम के उन 2 लड़कों को दिखाते हैं जो गुफा से बाहर निकल चुके हैं। वहाँ जापानीज प्रोफेसर मोतोशी बैठा होता है। अब वो लड़का जिसने अपने साथियों को खाई में धकेला था वो मोतोशी को बताता है कि मेरे 3 साथी उडुम्बना पौधे के लिए लड़ने लगे और लड़ते लड़ते फिसलकर खाई में गिर गए। सिर्फ हम दोनों ही जिंदा बचे हैं। ये कहकर वो कातिल अपना नाम प्रोफेसर नॉरिस बताता है और वो गोल मटोल लड़का अपना नाम केनेथ बताता है। यहाँ हमें पता चलता है कि ऐशी की टीम कई साल पहले उस गुफा के अंदर गई थी और प्रोफेसर नॉरिस वो लड़का था जिसने ऐशी, उसकी पत्नी और मुफेंग को खाई में धकेला था और वो गोल मटोल लड़का था केनेथ। वैसे कहानी का ये ट्विस्ट आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए वीडियो को। अब नॉरिस की टीम को दिखाते हैं। उस दरवाजे के अंदर वो स्केलेटन को देखते हैं जिसके ड्रेस के अंदर एक आईडी कार्ड होता है। वो आईडी कार्ड नॉरिस का है। उसे देखकर अजहर, जो अब तक एकदम इनोसेंट और जरा पागल दिख रहा था, उसके चेहरे पे एक कॉन्फिडेंस दिखता है और वो साफ शब्दों में नॉरिस से पूछता है, क्या तुमने मुझे पहचाना? नॉरिस की कुछ भी समझ में नहीं आता और पूछता है, तुम हो कौन? अजहर बताता है कि 20 साल पहले तुम जिस टीम के साथ इस गुफा में आए थे उसका लीडर हूं मैं, ऐशे। ये कहकर वो सबको बताता है कि नॉरिस ने किस तरह उसे, उसकी वाइफ को और उनके एक साथी को जिसका नाम मुफेंग था उसे खाई में धकेल दिया था, वो भी सिर्फ उस उडुम्बना पौधे को प्रोफेसर मोतिशी को बेचने के लिए। नॉरिस कहता है ये पागल है, झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इस पर ऐशे कहता है कि मुझे अच्छे से याद है कि जब तुमने मुफेंग को धकेला था तो उसने तुम्हारे गले में पहना वो आईडी कार्ड पकड़ लिया था और उसे लेकर वो नीचे गिरा। चुपचाप सच कबूल कर लो। ये सुनकर नॉरिस की टीम का एक लड़का बिल्कुल आग बबूला हो जाता है क्योंकि ये मुफेंग का बेटा है। नॉरिस ने उससे झूठ बोला था कि उसके पिता का पैर फिसला और वो गिर गया। इतना ही नहीं, नॉरिस इस लड़के से मुफ्त में अपना काम करवाता है। वो लड़का अब नॉरिस पर हमला करने वाला होता है कि नॉरिस की एक और स्टूडेंट उसकी गन छीन कर उसे लॉक कर देती है। नॉरिस अचानक अपनी गन निकालकर ऐशे को शूट करने लग जाता है। ऐशे यहाँ से भागकर बुलेट से बचने की कोशिश करता है,
तभी नॉरिस गलती से बंदर के मुंह से निकलते उस चेन को कर देता है शूट और वो जाता है टूट। अब ऊपर का सर्कल फिर घूमने लगता है। नॉरिस ऐशे के माथे पे गन पॉइंट करके कहता है कि जल्दी बताओ वो ड्रैगन कहाँ है। ऐशे कहता है कि मुझे शूट करोगे तो उस ड्रैगन का पता कैसे लगाओगे, वो ड्रैगन तो मेरे अंदर है, तभी तो 20 साल से मैं वैसा का वैसा ही हूँ। मेरे अंदर से ड्रैगन को बाहर निकालने का तरीका सिर्फ मैं ही जानता हूँ। अब नॉरिस उसे गन पॉइंट पर पूछता है कि उस ड्रैगन को बाहर निकालने का तरीका अभी बताओ मुझे। ऐशे उन्हें बाहर लेकर जाता है। नॉरिस के आदमी मुफेंग के बेटे को चाकू मारकर वहीं छोड़कर चले जाते हैं। ऐशे इन्हें पहाड़ की एक बड़ी गुफा के पास लेकर जाता है जहां बड़े बड़े वीरों की मूर्तियां बनी हुई है। दरअसल नॉरिस ड्रैगन को बाहर लाने का मंत्र जानता था। अब वो ऐशे को नीचे धकेल कर मंत्र जाप करने लग जाता है और तब ऐशे बहुत तड़पता है। तभी उन ऊपर मूर्तियों के हाथ से जंजीरें नीचे गिरती हैं। पत्थरों के पीछे से एक बहुत बड़ा ड्रैगन इनकी ओर आता है तो नॉरिस की टीम उसको शूट करने लग जाती है, पर ड्रैगन को कुछ नहीं होता और वो इनके करीब आ जाता है। ये लोग डर के मारे एक गड्ढे में कूद जाते हैं। केनेथ भी अंदर कूद जाता है। अब ड्रैगन नॉरिस को खाने आता है लेकिन शायरा उसके आगे खड़ी हो जाती है। अब ड्रैगन शायरा के शरीर के अंदर से निकलकर नॉरिस के पास पहुंचता है और फिर अचानक कहीं गायब। नॉरिस चौंक जाता है कि ये कहाँ गायब हो गया। ऐशे फिर गन उठाकर नॉरिस पर तान कर कहता है कि कैसा लगा तुम्हें ये सर्कस शो। नॉरिस पूछता है ये क्या बकवास कर रहे हो। बकवास मैं नहीं तुम कर रहे हो। तुम जो मंत्र जाप कर रहे थे उससे ड्रैगन नहीं आएगा। तुम्हें जो ड्रैगन दिखा वो तुम्हारे मन का माया जाल है। इस दुनिया में ड्रैगन नाम की तो कोई चीज होती नहीं। पर नॉरिस उसकी बात पर विश्वास नहीं करता और पूछता है अगर ड्रैगन नहीं होता तो आज तक तुम इतने यंग कैसे हो। अब ऐशे बताता है कि आखिर 20 साल पहले उस दिन क्या हुआ था जब वो नीचे गिरे थे। तब नीचे गिरने के बाद ऐशे किसी तरह बच गया लेकिन वो बुरी तरह घायल था। उसके सर पे चोट आई थी जिसकी वजह से वो सब कुछ भूल गया। जिया जो पास के गांव में रहती थी वो फिर ऐशे को अपने घर लेकर आई। उसने उसका इलाज किया। ऐशे को उस समय अपना पास्ट याद नहीं था तो उसने जिया के साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। एक दिन वो पहाड़ पर गया तो उसका पैर फिसला और वो नीचे गिरने वाला था, पर जिया ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बचा लिया। तब ऐशे को अपने पास्ट की बातें याद आई कि जब वो और उसकी पहली पत्नी अपनी टीम के साथ ड्रैगन की तलाश में निकले तो उनकी बेटी घर पर थी। अपनी पत्नी को खोने के बाद ऐशे अपनी बेटी को ढूंढना चाहता था और एक शहर में वो उसे मिल भी गई, पर वो किसी और को पापा कह रही थी। ऐशे ने देखा कि वो नॉरिस को पापा कह रही थी। ऐशे को लगा कि मुझे खाई में धकेलकर मेरी बेटी को भी इसने मुझसे अलग कर लिया। तब उसने नॉरिस से बदला लेने का फैसला किया। अब ऐशे बताता है कि मैंने पुराणों को पढ़ा जिसमें ड्रैगन का जिक्र था। वो सारी बातें मैंने तुम तक पहुंचाने के लिए बहुत बड़ा प्लान बनाया और इस प्लान में जिया और गांव वालों ने मेरा पूरा साथ दिया। और तुम मेरी जवानी का राज जानना चाहते हो ना, तो ये लो। कहकर ऐशे अपने मुंह की चमड़ी निकालता है। दरअसल ये एक मास्क था जिसके पीछे था ऐशे का असली चेहरा। असल में ऐशे बूढ़ा हो चुका था लेकिन नॉरिस को ड्रैगन की कहानी में विश्वास दिलाने के लिए ही उसने ये मास्क पहना हुआ था। वैसे इस आखिरी ट्विस्ट के बारे में क्या ख्याल है आपका, बता दीजिए कमेंट्स में यार। अब ऐशे नॉरिस को मारने लगता है कि तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी सब कुछ खत्म हो गई। इतने में नॉरिस अपनी टीम की एक लड़की को इंजेक्शन लगाता है जिससे वो एकदम ज़ॉम्बी की तरह बदल जाती है। उसके अंदर जैसे असीम ताकत आ गई हो। वो सबको मारने लगती है और उन्हें खाने की कोशिश भी करती है। ऐशे झट से गन निकालकर उसे शूट कर देता है। फिर वो नॉरिस को शूट करने वाला होता है कि शायरा विनती करती है कि आप भले ही मेरे असली पिता हैं पर इन्होंने मुझे प्यार से पाला पोसा है, इन्हें मत मारिए। इतने में वो ज़ॉम्बी उठ जाती है और शायरा को पकड़ लेती है। अब नॉरिस शायरा को बचाने के लिए उस ज़ॉम्बी पर हमला कर देता है और उसे खींचकर खुद भी पहाड़ से नीचे गिर जाता है। टिट फॉर टैट। कुछ दिन के बाद दिखाते हैं कि ऐशे अपनी पत्नी जिया के साथ अपने गांव में बहुत खुश है। शायरा भी अपनी नॉर्मल लाइफ में जुड़ जाती है वापस। सब बड़े खुश होते हैं और इसी के साथ दोस्तों ये मूवी हो जाती यहाँ पर खत्म। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी? एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ख्याल रखिए अपना, बहुत जरूरी है। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।